पिछले वीक फ्राइडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होने के बाद सिचुएशन फिर से थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई जब यूएस ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया और साथ ही साथ ईरान के 2 शिप्स भी कैप्चर कर लिए। इसके कारण पिछले एनालिसिस में जो हमने करेंसी कोरिलेशन करते हुए यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई का प्लान शेयर किया था, उस प्लान में थोड़ा-सा चेंज आ गया है, लेकिन फिर भी वो प्लान अभी भी वैलिड है। यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई दोनों ही पेयर्स में ऊपर की ओर काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट हो चुकी है, लेकिन हम चार्ट पे अभी देखेंगे कि उसमें आगे की क्या पॉसिबिलिटी बनती है और मैं आज यूएस डॉलर इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए उसपे आपको बताऊँगा किस तरह से हम डॉलर को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि डॉलर फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वा की जाने वाली करेंसीज़ है और उसको एक्सक्लूड करके हम अ, रेगुलर ट्रेड तो नहीं कर पाएँगे, तो वी हैव टू इंक्लूड यूएस डॉलर समहाउ समव्हेयर। सो चलते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स पे पहले और उसके पहले यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई की बात मैं कर लेता हूँ। तो यूरो जे जेपीवाई के चार्ट में आप देखेंगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद जो पिछले 2 दिनों में उप अपवर्ड कंटिन्यूएशन हो गई है। हालाँकि मार्केट काफ़ी नीचे ओपन हुआ था मंडे को गैप के साथ क्योंकि मार्केट कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन जो बीच में यूएस के द्वारा किया गया और जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया, सिर्फ लिमिटेड शिप्स को अलाउ किया। तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट ये आया कि यूरो जेपीवाई ऊपर की ओर निकल जा चुका है। लेकिन फिर भी जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है उसको पूरी तरह से उसने इरेज़ नहीं किया है। अगर अभी भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करके अगर आप मेज़र करना चाहोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऊपर से नीचे की ओर जितनी मूवमेंट हुई थी, उसके अगेंस्ट में नीचे से हुई मूवमेंट अभी भी 50% ही है। यानी कि ये रिट्रेसमेंट है और अगर अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है नेगोशिएशंस एंड डील के बारे में और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाता है, फिर से अगर डील हो जाती है तो ये तुरंत नीचे की ओर कंटिन्यू कर जाएगा। तो अब आप ये जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उस रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 30% के आसपास के रिट्रेसमेंट से हम लोग इसे सेल करना शुरू करेंगे और ये रिट्रेसमेंट थोड़ी डीपर है, तो इससे आप और सेल पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपने सेल पोजीशन लिया हुआ है, तो अभी भी जो मैंने स्टॉप का लेवल बताया था, वो नहीं आया है और वो सेल पोजीशन से इनवैलिडेट नहीं हुई है। तो ये यूरो जेपीवाई या जीबीपी जेपीवाई के बारे में। अभी बात करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स की। यूएस डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है मार्केट में? बीच में नेगोशिएशंस में थोड़ी दिक्कत आने के बाद भी और फिर से कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद भी यूएस डॉलर की जो स्टैंस है वो प्रेशर में बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का प्राइस लेवल 98.31 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि 98.31 या रफली 9850 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो ही डॉलर इंडेक्स वापस से स्ट्रेंथन कर पाएगा, अदरवाइज ये नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है और जो भी ये ऊपर की ओर थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है वो एक माइनर करेक्शन के रूप में मार्केट उसको परसीव करेगी और मार्केट यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले यूएस डॉलर का रिटेल सेल्स रिलीज हुआ लगभग 54 मिनट्स पहले और ये मूवमेंट नीचे से ऊपर की हुई और डॉलर इंडेक्स में वो तो पूरी मूवमेंट इरेज हो चुकी है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा होपफुल है इस बात को लेकर के कि सूनर और लेटर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन कोई ना कोई डील हो जाएगी और ऑयल भी इसी कारण से राइज नहीं कर रहा है। प्रीवियस कुछ दिनों के राइज के बाद ऑयल भी स्टैग्नेंट हो चुका है, साइडवेज हो चुका है और यही रीज़न है कि दोनों ही कोरिलेटेड एसेट्स रहे हैं इस यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ऑयल और यूएस डॉलर इंडेक्स दोनों बढ़ते थे और जब अगर पीस होप्स मार्केट में स्ट्रेंथन करता है तो दोनों ही नीचे की ओर गिरते हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ऑयल की सिचुएशन क्या बनी हुई है। तो ऑयल भी फर्दर बुलिश मूव नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से अपने हाइज बनाने के बाद ऑयल भी वहां से गिर गया है। ये यूएस ऑयल वर्सेस डॉलर कैश सीएफडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मैं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए चार्ट को यूज कर रहा हूँ। यहाँ से पिछली बार रिटर्न किया था, फिर वापस किया था ऊपर, लेकिन वहां से फिर नीचे की ओर गिरा है और 6 अप्रैल से उसके बाद कोई फर्दर एडवांसमेंट इसमें नहीं देखी जा रही है। तो सिनेरियो अभी यूएस डॉलर के डाउनवर्ड मूवमेंट का बना हुआ है और हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या ट्रेड किया जा सकता है। यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर और जापानीज इन सबको कंपेयर करेंगे। तो अगर यूएसडी जेपीवाई की बात की जाए तो यूएसडी जेपीवाई जो कई बार बताया गया था 157.50 का सपोर्ट है उसको टच कर चुका है
157.50 पिछली बार यहाँ से सपोर्ट आ रहा था, जो कि स्विंग लो के कारण बना हुआ था। ये सपोर्ट आप देख सकते हैं स्विंग लो के कारण बना हुआ था। लेकिन अभी फिर थोड़ा-सा उसके ऊपर जस्ट अ फ्यू पिप्स ऊपर, लगभग 7.5 पिप्स ऊपर ये सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ये 50 डे मूविंग एवरेज आ गया था। और जब हम लोग लेवल्स की बात करते हैं तो वो 5-7 पिप्स कम या ज़्यादा हो सकती है। तो रीज़न इसका ज़रूरी नहीं है कि ये मूविंग एवरेज ही हो। मार्केट यहाँ से रिटर्न कर गया, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या किसी भी तरह के ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म तक होल्ड इसलिए नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें तो नेगेटिव स्वैप होता है। जैसे ही ये दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट माइनस में चला जाता है स्वैप चार्जेस के कारण। ऑन द अदर हैंड, अगर आप यूएस और जापानीज बॉन्ड यील्ड्स को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और यूएस बॉन्ड यील्ड्स लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। तो इसलिए इसमें इंट्राडे आप मूवमेंट देखते हैं, लेकिन उसके बाद ये जैसे ही ट्रेडर्स एग्जिट होते हैं, सेल पोजीशंस क्लोज करते हैं, ये ऊपर की ओर बाउंस कर जाता है, जो कि आपको काफ़ी बार देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 अप्रैल को, उसके बाद 14 अप्रैल को, और उसके बाद रिसेंटली 17 अप्रैल यानी कि पिछले फ्राइडे को। तो जैपनीज येन फिलहाल तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए सुटेबल नहीं है। और इसके बाद अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूरो यूएसडी करेक्ट कर सकता है नीचे की ओर, क्योंकि ऑलरेडी ये सिग्निफिकेंट हाई पे जा चुका है और अपने उस प्राइस लेवल को पहुंच चुका है जहां पे ये पहले था, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के पहले। सेम सिचुएशन थी जीबीपी यूएसडी की, और जीबीपी यूएसडी अभी भी वहीं पे साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट फर्दर एडवांसमेंट की इसमें उतनी गुंजाइश नहीं है जितनी कि किसी दूसरे पेयर में हो सकती है। अगर हम लोग बात करें ऑड यूएसडी की, तो ऑड यूएसडी अपने गोल्ड कोरिलेशन के कारण भी, और देखा जाए तो जब सारे करेंसी पेयर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऑड यूएसडी भी ऊपर जा रहा था, लेकिन ऑड जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा गेनर रहा है, और ये अपने पुराने हाई को क्रॉस कर चुका है। तो इसके बाद इसमें भी करेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। एनजीडी यूएसडी की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट गेनर रहा है। अपने पिछले स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया, और ये भी साइडवेज की ओर मूव कर रहा है, स्टैग्नेंट नजर आ रहा है। तो जिसमें जब भी यूएस डॉलर के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, जैसे कि आज रिटेल सेल्स आया, तो आप देखेंगे कि यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, ये चारों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो करेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और जब वो फेड होगा तो फिर ये मूवमेंट इनमें होगी डॉलर के अगेंस्ट में, लेकिन उतनी नहीं होगी जितना कि आप यूएसडी कैड में देख पाएंगे। और इसीलिए यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ अभी दो सबसे ज्यादा सुटेबल पेयर हैं डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए, यानी डॉलर को सेल करने के लिए। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा गेनर यूएसडी कैड रहा है, इसलिए क्योंकि कनाडा खुद में भी एक ऑयल एंड गैस का दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। और इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली जो रिटेल सेल्स का डेटा आया यूएस से, उसका इस पे कितना फर्क पड़ा। छोटा सा स्पाइक इसने बनाया। ये मैं क्रॉस हेयर को लेके आता हूँ चार्ट पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिलीज हुआ, यहाँ से छोटा सा स्पाइक ऊपर की ओर बना, 38-58 तक ये गया और फिर वापस नीचे की ओर कंटिन्यू कर लिया। तो ऑब्वियसली यूएसडी कैड इज द बेस्ट पेयर टू सेल नाउ। अगर हमें डॉलर सेल करना है तो इसमें सेल पोजीशन अभी ली जा सकती है, ऑलरेडी प्राइस एक्शन लो से सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह की सेटअप यूएसडी सीएचएफ में भी है। यूएसडी सीएचएफ काफी लंबे समय से डॉलर के अगेंस्ट में, स्विस फ्रैंक काफी लंबे समय से डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत रहा है। और यूएसडी सीएचएफ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यूएसडी सीएचएफ जब से नेगोशिएशंस की बातें शुरू हुई है, ये नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जो गिरावट है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है आज भी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि आज की जो न्यूज़ थी उस पर यूएसडी सीएचएफ में बाउंस तो आया, लेकिन बाउंस के तुरंत बाद ये नीचे की ओर मूवमेंट शुरू हो चुकी है। और ये प्राइस एक्शन भी सपोर्ट करता है कि इसमें अभी सेल पोजीशन ली जा सकती है। अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर को देखा जाए तो यूएसडी सीएचएफ में सेलर 7850 एरिया को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की और तरफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे थे, लेकिन 7845 से ही यूएसडी सीएचएफ रिटर्न कर चुका है 16 अप्रैल को। और 17 अप्रैल का प्राइस एक्शन ऑब्वियसली इसमें बेरिश था, क्योंकि उस दिन यूएस डॉलर सबके लिए बेरिश था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मंडे यानी कि कल जब यूएस डॉलर चूंकि करेक्ट यूएस डॉलर मजबूत हुआ, यूरो और पाउंड में आपने करेक्शन देखी, लेकिन यहाँ पे यूएसडी सीएचएफ में
टेम्पररी बुलिश एक्शन थी और यूएसडी सीएचएफ नीचे की ओर मूव कर गया। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट सीएचएफ की तो काफी स्ट्रांग है और स्विस फ्रैंक के स्ट्रेंथ के कारण यूएसडी सीएचएफ हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसका नीचे की ओर टारगेट हो सकता है 7750 इमीडिएट टारगेट एंड फर्दर टारगेट होगा 7700। तो इस टारगेट के साथ इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो मूवमेंट यहाँ पे हुई थी इसमें 7850 एरिया इसका एक की लेवल बन चुका है मार्केट में। 7850 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये बेरिश सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। इसको इम्पैक्ट करने वाला फैक्टर खुद स्विस फ्रैंक भी हो सकता है कि जो कि यूरोपियन यूनियन और उसके आसपास की कंट्रीज के अमाउंट एक अपने आप में सेफ हेवन एसेट माना जाता है और वैसे भी एक सेफ हेवन एसेट की पोजीशन इसकी बनी हुई है, खास करके जब से यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और जब से किसी भी तरह की ग्लोबल टेंशन क्रिएट हुई है। तो इसीलिए स्विस फ्रैंक अगर अपनी वैल्यू लूज करता है, क्योंकि जब ग्लोबल टेंशन ईज होंगे तो ऐसा नहीं कि यूएस डॉलर ही अपनी वैल्यू लूज करेगा एज अ सेफ हेवन, स्विस फ्रैंक भी अपनी वैल्यू लूज कर सकता है एज अ सेफ हेवन एसेट्स। तो कितना मनी का फ्लो होता है आउट ऑफ स्विट्जरलैंड टू अदर कंट्रीज, उस पर ये डिपेंड करेगा मूवमेंट। इसलिए आप कैनेडियन डॉलर यूएसडी कैट जैसे ही डायरेक्ट नीचे की ओर इसमें आप मूवमेंट नहीं देख रहे होंगे, लेकिन yes, this is today the second best currency pair to sell. तो USD CHF आप को कॉशियस रहना पड़ेगा अगर इसमें आप सेल पोजीशन लेते हैं कि 7850 पे ये क्लोज ना हो। ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं USD CAD की, तो USD CAD में पिक्चर ज़्यादा क्लियर है, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा कि आप डाइवर्सिफाई करें। USD CAD में जो मूवमेंट मंडे को देखी गई थी और फ्राइडे को देखी गई थी, उसके बेसिस पे 37 और 9 का जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और डेली कैंडल अगर 37 और 9 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका भी बेरिश सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। ये किसी भी रीजन से क्लोज हो सकती है। अगर सबसे बड़ा रीजन अभी रिसेंटली ये हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन जो बनी हुई है कॉन्फ्लिक्ट की यूएस और ईरान के बीच में अगर पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाती है तो भी यूएस डॉलर स्ट्रेंथन करना शुरू कर देगा कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि कैनेडियन डॉलर और यूएस दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, दोनों ऑयल एंड गैस के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। और दूसरा इनके बीच में ये जो डिवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कैनेडियन डॉलर से कनाडा उन सारे जगहों पे भी रिसेंट जो इंटरनेशनल ग्लोब स्टैंस रहा है कनाडा का, वो यूएस के से डाइवर्ज करता हुआ नजर आ रहा था और कनाडा उन सारे देशों से अपने रिलेशन बना रहा था जिनके जिनके साथ यूएस का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, और इसलिए भी कनाडा उन सारे देशों को ऑयल एंड गैस सप्लायर बना रिसेंटली, जो कि शायद यूएस से ऑयल एंड गैस नहीं लेना चाहते थे। तो दैट्स वाई एक डाइवर्ज करेंसी एंड डाइवर्ज्ड इकोनॉमी के रूप में ये उभरा, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब यूएस डॉलर फॉल कर रहा था तो सबसे ज़्यादा बड़ा गेनर कनाडा था, और इसलिए यहाँ पे हमें 37 और 9 के आसपास कॉशियस रहना है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स कर गई तो हो सकता है कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट में लूज करता हुआ नजर आए, लेकिन कनाडा के अगेंस्ट में ये विन करता हुआ नजर आ सकता है। आपको दिखेगा कैड जेपीवाई नीचे गिर रहा है, यूएसडी जेपीवाई भी नीचे गिर रहा है, लेकिन आपको यूएसडी कैड ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। कई बार इस तरह की उल्टी कोरिलेशन देखने को मिल जाती है जहां यूएसडी जेपीवाई नीचे गिरता हुआ नजर आता है और यूएसडी कैड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसलिए इसमें 37 और 9 एक की फैक्टर लेके हमें चलना पड़ेगा। नीचे की ओर अगर टारगेट लेके चले तो बहुत सिंपल टारगेट यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन के द्वारा मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ज्वाइन करता हूँ इसको और उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको मैं राइट साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज एंड रे टू द राइट साइड। तो ये फिलहाल इसके हिसाब से हमें कोई नीचे की ओर टारगेट तो नहीं मिल रहा, बिकॉज ये उस ऑलरेडी ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ट्रेंड लाइन से डेविएट अगर हम करेंगे उस स्विंग को छोड़ करके हम दूसरे स्विंग की बात करें तो हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है लगभग 3583 का, और ये जो एरिया है 3583 का ये लगभग उतने ही डिस्टेंस पे है जितने डिस्टेंस पे करेंट प्राइस लेवल से 3709 का एरिया है। तो 3709 का एरिया और नीचे का एरिया दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, यानी कि आपको इक्वल रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है, तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही ट्रेड और ये डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट ये पूरी तरह से भी हेडलाइंस पे डिपेंड करेगा। काफ़ी चौपी प्राइस एक्शन होगी,
इसलिए आप डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, ना कि स्टॉप लॉस लगाएँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि 3709 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाके ये सेटअप हमारा इनवैलिडेट होगा। थोड़ी देर पहले मैंने यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई में भी यही बात करी थी कि कैंडल पुराने बेयरिश कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे प्राइस कहाँ पे स्टे करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बहुत सारे रीजन से भी ट्रेडर एग्जिट होते हैं। जैसे जापानीज येन के केस में लो यील्ड्स एंड नेगेटिव स्वैप के कारण लोग एग्जिट हो जाते हैं। उसी तरह से यूएसडी कैड में इन्वर्स कोरिलेशन के कारण भी ट्रेडर एग्जिट होते हैं, क्योंकि यूएसडी कैड एंड यूएसडी जेपीवाई के बीच में काफ़ी इन्वर्स कोरिलेशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि यूएसडी कैड ऊपर जा रहा है, यूएसडी जेपीवाई नीचे जा रहा है, यूएसडी जेपीवाई नीचे जा रहा है, यूएसडी कैड ऊपर जा रहा है। तो इसको मैंने इसलिए रिपीट किया। तो केयरफुली आप ट्रेड प्लान करें अपने रिस्क के हिसाब से एंड ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।